नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में हमारे आज के मेहमान हैं अजय कुमार जी। अगर एक शब्द में परिचय देने की प्रथा है तो अजय कुमार पत्रकार, वरना इनका परिचय थोड़ा इससे ज़्यादा है। ये शोध कार्य में बहुत दिनों तक रहे हैं। ये खुद बताएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अजय जी। नमस्कार। मैं बिहार से एक लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ और मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो हुई है वो सोशल साइंस रिसर्च में हुई है और मैंने यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट से अपना करियर शुरू किया था। फिर बाद में मैं कुछ दिनों के लिए वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कर लिया और उसकी सेवा में कुछ दिनों के लिए मैं रहा और उसके शोध कार्यों में मैं बिहार पर ही कुछ कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद कई एक संस्थाओं के लिए मैंने काम किया। एक ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए माइग्रेशन पर मैंने बिहार के काम किया और धीरे धीरे करके मेरा थोड़ा सा झुकाव मीडिया की तरफ होने लगा और वो इत्तफाकन हुआ कि मैं एक माइक्रो लेवल स्टडी मैंने की थी और वो उस समय उत्तम सेन गुप्ता यहाँ के एडिटर हुआ करते थे। मैंने उनको फ़ोन कर दिया उस ज़माने में कि एक स्टडी मैंने की है, अगर आपके अखबार के लिए उपयुक्त हो तो देखा जाए। उत्तम सेन गुप्ता जी ने उसे एंकर स्टोरी बना करके छाप दी। ऐसे करके अखबार से भी, और फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप अखबारों में भी लिखिए बीच बीच में। और फिर लेटर ऑन मैंने राष्ट्रीय अखबारों में लिखना शुरू किया और फिर मैं एशियन एज, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में तो लंबे समय तक मैं रहा और उसमें उनका संडे स्टैंडर्ड, संडे का जो मैगज़ीन आता था तो उसमें मैं बिहार के रिलेटेड जो इश्यूज होते थे, पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है उस पर मेरी कमेंट्री या आर्टिकल छपा करती थी। इस तरह से मीडिया से एक लंबा इंटरेक्शन रहा, लगाव रहा और कंट्रीब्यूट मैं करता रहा। तो रिसर्च मीडिया, बाद में फिर थोड़ी सी मेरी फार्मिंग में इंटरेस्ट हुई। मैं फार्मिंग में एक मेरे पैशन का पार्ट हो गया। तो मैं अपना एक फार्म भी डेवलप किया हूँ और उसमें मैं अच्छा खासा अपना समय कौन देता हूँ और उसमें अब आज धीरे धीरे करके उसका आउटपुट बाज़ार में जाने लगा है। और ऑर्गेनिक फार्म के रूप में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने एक फार्म को डेवलप किया। तो इस तरह से ये अपनी पूरी जर्नी चलती रही है और जर्नी के अलग अलग पड़ाव रहे और ये जर्नी लंबी रही तो मैं एक ज़्यादा पड़ाव चर्चा करके एक मैं। पड़ाव मैं दूंगा अभी। जी। वर्ल्ड बैंक ने आपको बिहार की गरीबी पर शोध करने को कहा था। बहुत जी। जी। दूर में है वर्ल्ड बैंक, और बिहार की गरीबी उनको भी दिखाई पड़ गई। आपने इस पर शोध किया, शोध कार्य केवल शोध के लिए था, या आज बिहार की गरीबी आपको आज भी कुछ चिंतित करती है? उस पर आप कुछ बात करना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि बिहार बाकी राज्यों से ज़्यादा गरीब है? जी, जिस समय हम लोगों ने ये शोध कार्य किया था वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट का उनका वो प्रोजेक्ट था और देश के सबसे गरीब इलाकों को उन्होंने फोकस किया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो तैयार होती है सही बात। हाँ, उसमें एक चैप्टर रखा गया था और उसमें ईस्टर्न यूपी के कई एक सारे डिस्ट्रिक्ट्स और उसमें बिहार झारखंड दोनों स्टेट एक ही हुआ करते थे। क्या अ, क्या आप चाहेंगे नहीं कि इसको थोड़ा ऊपर हम ला सके, बिहार स्टेट को उस गरीबी के लाइन जी। के जो बहुत नीचे है? बहुत सम्मानजनक बात हमारे और आपके लिए नहीं है कि हम अपने को काबिल समझते हैं, पढ़े लिखे शोध कार्य किए हुए लोग समझते हैं, और फिर भी हम कुछ खास कर नहीं पाए 78 साल में कि बिहार को सबसे गरीब से थोड़ा ऊपर ला सकें। नहीं, शोध कार्य में एक बड़ी चीज़ होती है कि कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं कि जिस पर वो पॉलिसी मेकर्स का ध्यान आकृष्ट करते हैं, जो रिसर्च की फाइंडिंग्स में निकल के आती है वो बातें। और उस जो हम लोगों ने शोध किया था, उस शोध से कुछ बातें जो निकली, जो चर्चा में भी बहुत जगह पर आई, लेकिन एक जो बिहार के लिए जो मेजर जो कहिएगा कि एक गेम चेंजर हुआ, उस शोध का जो रिकमेंडेशन है उस पर गवर्नमेंट ने एक्ट किया। वो एक इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने किया कि उसका एक रिकमेंडेशन था जिसके आधार पर यहाँ जीविका प्रोग्राम शुरू हुआ बिहार में। कुछ फर्क पड़ा? जीविका जो था, जो भी हाँ शुरू जी हुआ, जी फर्क जी। पड़ा? जी, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और उसके बाद भी हम अभी बॉटम में हैं? नहीं नहीं, देखिए, बिहार की गरीबी का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था। तो
अब होता क्या है कि जब हम दूरी कुछ कवर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि और भी लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जिस स्पीड से अपनी तरक्की करनी चाहिए थी या काम करना चाहिए था शायद नहीं कर पाए। लेकिन वो डिस्टेंस जो है, वो पॉवर्टी कमी है बिहार में, नो डाउट। ये बात है कि आज भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो लेकिन चुनाव सामने है, आपको लगता है कि एक ऐसी सरकार आएगी जो हमें गरीबी के दलदल से बाहर निकाल पाएगी? मुझे लगता है कि अब जो सरकारें बिहार में हैं, तो उनको लगता है कि अ, गरीबी से लड़ने के बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ केंद्र सरकारें कर रही हैं। आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण इलाके में आज के दिन में लोगों को कोशिश की जा रही है कि जो हमारे यहाँ अल्ट्रा पुअर जिसको हम कहते हैं, जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं, उनके लिए क्या किया जाए कि ताकि उनका सर्वाइवल खतरे में ना हो। तो उसके लिए सरकार ने कई एक तरह की स्कीम चलाई है, उसका कुछ फ़ायदा हुआ है। जिससे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि जो फूड सिक्योरिटी स्कीम्स चली है, 5 किलो अनाज मोदी जी की सरकार जो चला रही है। अब उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि एक बड़ी आबादी जो अजय है। जी, माफ कीजिएगा, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, मैं आपकी तरह पत्रकार भी नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी की हो नीति या किसी की भी नीति, 5 किलो दे करके आप उसको जिंदा रखते हैं अगले वोट में लाइन में खड़ा होकर बटन दबाने के लिए। उसे गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो पाँच नहीं किलो जिंदा रखने के लिए नहीं नहीं, होता है। सिन्हा सिन्हा साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैं भी इस पॉलिसी का व्यक्तिगत रूप से कोई पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आ, इन्होंने एक बड़े स्केल पे देश के एक बड़ी आबादी को 5 किलो अनाज दे दिया, ये एक, वो अलग बात है। माफ कीजिएगा, ऐसे डिस्कशन में इस लाइन को कहा जाए कि ना कहा जाए, लेकिन कह ही देता हूँ। मुगले आजम का वो डायलॉग, जब अकबर ने कहा था कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और मैं अनारकली तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, मोदी जी उसे मरने नहीं देंगे। और ये गरीबी, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? ये 5 किलो वाली चीज खत्म हो, नहीं ये 5 किलो अपने पैर पर वो खड़ा हो। जो 5 किलो भी नहीं कमा पा रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको तो वर्ल्ड बैंक आपको दोबारा कहेगा नहीं रिसर्च नहीं करो। नहीं नहीं, सिन्हा साहब, मैं थोड़ा सा इस पे है अजय बिहारी, शर्मनाक बात है नहीं हमारे नहीं लिए। नहीं, मैं हम लोग थोड़ा कहीं डेविएट न कर जाए। जी मैं खाली जी। एक छोटी सी बात इसमें, वैसे लोग जिनका जीना बड़ा मुश्किल है, जिनको हम लोग कहते हैं जिनका सर्वाइवल, जो ऐसे लोग जो विकलांग हैं, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिनके लिए सोशल सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरत उसी है। को सरकार कहते हैं। हाँ, तो वो मैं उनके एनजीओ में विश्वास नहीं करता। नहीं नहीं, गवर्नमेंट, हाँ नॉन गवर्नमेंट नहीं। नहीं बिल्कुल, लेकिन वो उनके लिए जिनका सर्वाइवल बिल्कुल किसी दूसरे तरह से नहीं हो तो सकता है। समाज है ना, समा सरकार है। समाज सरकार की जवाबदेही है, जी बिल्कुल जवाबदेही है। जी। तो वो काम उनको करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये पॉलिसी का मैं बहुत क्रिटिकल रहा हूँ। तो खैर मैं उस पर ज़्यादा चर्चा में नहीं जाऊँगा, नहीं तो हम लोग डेविएट कर जाएंगे थोड़ा। नहीं नहीं, डिबेट नहीं हाँ करना है। हाँ, लेकिन वो 80 करोड़ लोगों के लिए ये जो है, इसके बहुत सारे बिहार में भी निगेटिव असर हो रहे हैं। आज के दिनों में जो हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के आजकल रूरल इलाके में जाइएगा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि हमारे यहाँ से तो माइग्रेशन हो ही रहा है, हमारे यहाँ रूरल इलाके में काम करने वाले लोग उपलब्ध नहीं हैं। और वो लोग इसलिए नहीं उपलब्ध हैं क्योंकि बहुत लोग जो अच्छा वेजेज चाह रहे थे, अपने अच्छे काम के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, वो माइग्रेशन का रूट उन्होंने अख्तियार किया, पलायन, पलायन। पलायन। और जो लोग गांव में रह गए, अब उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है। अगर वो काम करने में इच्छुक नहीं है, गवर्नमेंट की कई एक सारी पॉलिसीज़ है जिसके से और भी कुछ डोल जिसको हम लोग कह सकते हैं मिल रहा है। तो उनको गांव में आप देखिए कि काम करने का मोटिवेशन जो होता है वो बड़ा डैम्पेन हुआ है। इसीलिए गांव में एक दूसरा क्राइसिस भी पैदा हो रहा है। और कृषक जो लोग हमारे किसान हैं, जब उनसे बात हम लोग करते हैं गांव में, तो कहते हैं ये स्कीम जो है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ कर रख देगा। ये 5 किलो का अनाज जो है ना, ये उनको पता नहीं है कि ये ये बात जरा जोर से
पब्लिक को बताया जाए कि ये रीढ़ तोड़ कर रखेगा। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपके मुंह से आवाज आ रही है। कोई ऐसी सरकार है इस बार जो इन सबको खत्म करे, ये डोल वगैरह को खत्म करे। नहीं, मुझे तो उम्मीद कम लगती है, क्योंकि सरकार जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि पिछले 6 महीने में अभी जो बिहार की सरकार है, हर एक दूसरे दिन अखबार में एक खबर छपती है कुछ ना कुछ डोल के पास, बिजली फ्री का, फलाना बिजली चीज़ फ्री बिजली का, फ्री। फलानी चीज़ फ्री की, उनका जो है उनका इतने लोगों का फलाना जगह एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, इनकी सैलरी बढ़ क्या पता जाएगी। नई पार्टी आ, दारू फ्री कर दे। तो कोई ठिकाना नहीं, अब तो वही बचा है। अब लोगों को लगता है कि कोई ऐसी जगह नहीं हाँ, छूटे। कुछ राज्यों में एक्सपेरिमेंट हुआ ये डो हर हाँ परिवार को नहीं, एक पाउच फ्री। हाँ, जैसे लोग कहते हैं दिल्ली, पंजाब या कई एक ऐसे प्रांत में जहाँ कि लोगों ने डोल के को वोट देने का अपना आधार बनाया, एक्चुअली बिजली फ्री, पानी फ्री। वही है ही। हाँ, तो लोग एक बड़ा सेक्शन ने कहा कि साहब जब फ्री मिल रहा है तो उसी पार्टी को वोट दें। तो अब दूसरे स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टियां ये जिनका अपना सर्वाइवल खतरे में नजर आता ये है। जितनी चीजें फ्री हो रही हैं, किसी ने कहा कि यही फ्रीडम है। फ्रीडम 78 साल पहले नहीं आया था, अब आ रहा है। चुनाव के पहले फ्रीडम आता हाँ, अब है, लोगों को सब कुछ सब कुछ है। फ्री। हाँ, अभी हर एक दूसरे दिन कुछ ना कुछ फ्री लोगों को मिलता जा रहा है। फ्रीडम फ्रीडम। तो लोग को लग रहा है कि अगर ये लोगों को लग रहा है कि अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टियों से कुछ मिलना है तो यही एक समय है जब इसमें कुछ मुझे मिल सकता है। अजय जी पत्रकार हैं, मौका मैं जाने नहीं दूंगा, पूछ कर छोड़ूंगा। अगले चुनाव के बारे में सेफोलॉजिस्ट आप नहीं है, मैं पहले ही मान लेता हूँ कि आप सेफोलॉजिस्ट नहीं है, फिर भी क्या लगता है समीकरण कुछ बदलेगा? एक नई पार्टी भी मैदान में उतरी है, कुछ वोट काटेगी। नहीं, बिहार का इलेक्शन इस बार बहुत मानने में अलग इलेक्शन होगा। वाह, उसके कई एक कारण हैं। बताइए। पहला कारण ये है कि बिहार में जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। ये चुनाव जो है वो मार्क करेगा जनरेशनल शिफ्ट को। जो जेपी मूवमेंट से जो लोग निकल के राजनीति में आए थे, ये पूरी पारी उनकी यहाँ पर लगभग ख़त्म होगी, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा। शायद कुछ गिने चुने लोग रह जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग या तो राजनीति में बिल्कुल किनारे हो जाएंगे, उनकी इनिंग खत्म हो जाएगी, या उनकी उपयोगिता ज़्यादा नहीं रह जाएगी। तो ये एक बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा कि इस इलेक्शन में जनरेशनल शिफ्ट होगा। यंग लोग आएंगे, यंग लोग आएंगे, नए लोग आएंगे। युवा सरकार। हाँ, जो भी हो, वो पार्टियां अलग हो सकती हैं, लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेट ऑफ पॉलिटिशियंस में एक बड़ा चेंज आएगा। पूछ ही डालूं, प्रशांत किशोर जी कैसा करेंगे? क्योंकि एक नारा होता है इनकलाब, बदलाव। ये भगत सिंह ने इस नारा को जी पकड़ा जी। था। इनकलाब का मतलब बदलाव होता है, और क्रांति संक्रांति हर क्षण होती रहती है, केवल जोर से बोलने की जरूरत है। द मोमेंट यू से इनकलाब, हजारों लाखों लोग कहेंगे जिंदाबाद। और इस बार फिर इनकलाब, या उसी को हिंदी में बदलाव कहा जा रहा है। ये तो आजमाया हुआ नुस्खा है, स्ट्रेटजी है। आप कहिए बदलाव और भीड़ आ जाएगी। लेकिन क्या भीड़ वोट में ट्रांसलेट होगी? देखिए, मैंने जो देखा है अभी, प्रशांत किशोर जी ने बहुत हद तक इस इलेक्शन का एजेंडा तो जरूर सेट किया है। इसके लिए तो उनको क्रेडिट जाता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस चुनाव में आप देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड कुछ ना कुछ बातें करनी शुरू कर दी है। उनको लग रहा है कि शायद इस चुनाव में हम जो पुराने कास्ट कॉम्बिनेशन और वो जाति, धर्म, इन चीज़ों को एक मेन चुनाव का टूल बनाते थे चुनाव लड़ने का, और जिसके आधार पर हम अपने वोटरों को पोलराइज करते थे, तो उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो चुनाव की उसके ज़रूरत है। अलावा भी आपने जोड़ा। जी मैं अभी देख रहा था, कोई आपका एक संवाददाता माइक लिए हुए बाजार में लोगों से पूछ रहा है, उधर शायद कोई एक भीड़ है और एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आए हैं लोग, और वो सबसे पूछ रहा है कि आप किस समाज से आते हैं, माइक लेकर के। समाज माने जाति। जी। बेशर्मी से पत्रकार पूछ रहा है, चौथा खंभा, घुंड लगा हुआ खंभा। ये कौन सा तरीका है? वो माइक पर कैमरे के सामने पूछ रहा है, आप किस समाज से आते हैं, किस समाज। आप अपने यंगस्टर्स को बताते नहीं है कि ये बेशर्मी है, ये पत्रकारिता नहीं है। नहीं, और पत्रकार आप कह रहे हैं कि इस बार जाति की बात नहीं होगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाति की बात नहीं होगी। मैंने ये कहा कि
जाति के अलावा दूसरे मुद्दे भी इस बार बड़े मजबूती से उठेंगे इस चुनाव में। जैसे पहले जैसे जैसे बिहार के डेवलपमेंट की बात जो है, अभी तक के चुनाव में पार्टियां जो है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भी डेवलपमेंट के इश्यूज पर, बिहार के विकास के इशू पर कभी भी मजबूती से अपनी बात चुनाव में नहीं ले जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोगों को जातीय खेमे में बांटा जाए, ये फलाने फलाने चार जातियों का कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये छोटे पार्टियां जो फलाने कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं उसको जोड़ लिया जाए। तो ये काम तो इस बार भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जातिवाद रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, जातिवाद तो रहेगा, जातिवाद हम लोग की पीढ़ी तक तो बिहार में रहेगा ही। आगे की पीढ़ी की मैं नहीं आगे की पीढ़ी का तो नहीं, लेकिन कुछ एक लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा बिहार में जातिवाद रहेगा। लेकिन मैं एक जरूर इसमें बात ऐड करूंगा कि धीरे धीरे करके जो आज के 5-10 वर्ष पहले तक जो उसकी इंटेंसिटी थी लोगों के थॉट प्रोसेस में, वो घटी है। इस बार मैं बहुत जगहों पर लोगों से चुनाव के पहले भी अभी मिला हूँ, बात किया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग कास्ट सेंट्रिक बहुत अपने इसको माइंडसेट को नहीं बना रखा है, बल्कि अर्बन इलाके में तो ये बहुत हद तक डाइल्यूट हुआ है। शुभ है। हाँ, ये एक बिहार के लिए अच्छा। आपके मुंह से, पत्रकार के मुंह से ये बात आ रही है, हाँ, शुभ है, मैं यही कहूँगा। दूसरी चीज़, बहुत मैं अच्छी यहाँ बात एक है। और बात ऐड करूँगा। पूरे देश में बिहार सबसे यंगेस्ट स्टेट है एज के हिसाब से। यहाँ का मीडियन एज जो है वो 21 ईयर है। तो मैं ये बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, प्लीज थोड़ा बढ़ाइए। मुझे तो यहाँ माइक के तो सामने तो बैठने में शर्म तो आ रही ये है। ये ये अगर बिहार, 21। हाँ 21। गुड, लेकिन तो तो ज्यादातर लोग तो फिर वोट ही नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ बड़ी कि आबादी तो उससे हाँ नीचे रह हाँ, जाएगी। तो ये एक बड़ी संख्या यंगस्टर्स की बिहार में है। ठीक है। तो ये अगर युवा पीढ़ी की थॉट प्रोसेस में अगर परिवर्तन हो रहा है और हुआ है, तो चुनाव में जरूर परिलक्षित होगा और वो दिखने में नज़र आ जाएगा, खास करके चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स में। क्योंकि अब लोग ये फील करने लगे कि पार्टियां तो हैं ही, लेकिन पार्टियों से भी इम्पोर्टेंट है कि चॉइस ऑफ कैंडिडेट। एक सेकंड रोकूंगा। चॉइस ऑफ कैंडिडेट आपने कहा, ये अभी जो चल रहा है मौसम, सावन भादो जो भी मौसम जी है, लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है वो है टिकटार्थी की भीड़ है। जी जी। जल जमाव है और टिकटार्थी का जमाव है। किसी पार्टी के दफ्तर में जाइए, पैर रखने की जगह नहीं है। 243 कंस्टिट्यूएंसी, हर कंस्टिट्यूएंसी से 10 तो खड़े होंगे ही, मतलब लगभग 2500 लोग टिकट के लिए पटना आ चुके हैं, छाता लगाए हुए बारिश में खड़े हैं वो। आ, आप एक बार कैमरे को बताना चाहेंगे कि कैसा कैंडिडेट हो तो बिहार का भविष्य थोड़ा सुनहला दिखेगा? एक तस्वीर बनाइए तो कैंडिडेट की, नहीं, बिहार के ताकि कैंडिडेट, सारी पार्टियां सुन सके और आप जो कहेंगे उससे ज़्यादा भिन्न न चुनने की दृष्टता करें। नहीं देखिए, कैंडिडेट्स जो है ना बिहार में, वो उनका कमिटमेंट जो है वो डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, इन सब चीज़ों के प्रति बिल्कुल क्लियर हो, और पॉलिटिक्स उनका पैशन हो, पॉलिटिक्स उनका प्रोफेशन नहीं हो। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि लगभग 99% से ज़्यादा जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, वो उनका कोई कमिटमेंट नहीं है सोसाइटी के प्रति बहुत। वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि उनके कितने बंगले बन जाए, कितना मकान बन जाए, कितना फैमिली के लोगों को अकोमोडेट कर लें। और जो आज आज फ्रीडम मूवमेंट के बाद में जो बिहार का इतिहास था, कि जिसमें शायद रेयर कुछ लोगों को हम लोग काउंट करते थे कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है। एक बात धीरे से पूछूं, जी। आप किसी एक पॉलिटिशियन का नाम लेंगे जो पॉलिटिक्स में इसलिए है कि वो समाज का भला करे, अपनी भलाई के लिए नहीं खड़ा है? वो एक का नाम बताएंगे? मुझे तो नहीं मिला है, पिछले 78 साल में नहीं मिला है कोई भी जिंदा पॉलिटिशियन। मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर वगैरह के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समाज के लिए यहाँ पटना में टिकट लेने के लिए आया है, अपने लिए नहीं आए। जनाब, जो 50 लाख देगा वो निकालेगा नहीं वापस, जिसकी नींव ही भ्रष्टाचार पर पड़ती है,
सारे भ्रष्ट हैं। नहीं नहीं, ये पूरा प्रोसेस, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना, वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। शरद जोशी जी ने या किसी ने कहा था, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। यहाँ तो वही चीज है। हाँ, बहुत ही गए गुजरे लोग हैं। आप उसमें कह रहे हैं कि जो समाज के भलाई के लिए पॉलिटिशियन, नहीं तो मैंने तो ये नहीं देखा, मुझे तो नहीं नहीं मिला। नहीं, आपने मुझसे सवाल किया कि आप किस तरह के कैंडिडेट्स, तो आप किसी आइडियल कैंडिडेट्स की बात आइडियल, करें। आप हाँ किसी, मैंने ये भी पूछा कि आप किसी को जानते हैं एक को, जो हाँ समाज में जाकर उनका चरण छूं, उन्हें बुला कर लाऊं, उनकी अवभगत करूं मैं? है ही नहीं कोई। नहीं नहीं, नई पीढ़ी में तो अब लगभग ये नहीं के बराबर ये प्रजाति हो गई है। लेकिन अभी जो 21 के नीचे वाले हैं, अभी यंग हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि क्या वो भ्रष्ट नहीं है? नहीं नहीं वो टिकट के लिए पैसे नहीं खर्च करेंगे? नहीं नहीं, हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रोसेस इस तरह का है कि जिसमें लोग चुनाव लड़ने की बात तभी सोचते हैं जब उनके पेट में, पॉकेट में उनके पास जो है भरपूर पैसा होता है। आप टिकटार्थी वैसे बहुत कम लोगों को देखेंगे ये जो, धनी धनी लोगों की राजनीति है, बिल्कुल बिल्कुल। गरीबों और की नहीं है। वो उसमें वो प्रशांत किशोर जैसे लोग भी एक्सेप्शन नहीं है, नहीं है, क्योंकि नहीं उनकी, है। हाँ, उन्होंने तो और स्ट्रेटेजी रन की है, तो उनको पता है चार कि चार हारे हैं, और उन्होंने हारने में काफी खर्च किया है, बहुत काफी लाख करोड़ खर्च करके तब हारे हैं। ऐसे ऐसे नहीं हारे ना, हैं वो, ऐसे उन्होंने मजाक में नहीं कोई हारे। ऐसा आइडियल कैंडिडेट नहीं खड़ा किया कि जिसके पॉकेट में पैसा नहीं हो, जो लोगों से के कंट्रीब्यूशन से चुनाव लड़ रहा हो, और लोगों ने उसके नाम को, जैसे आप पार्टी ने कहा था ना कि आप कुछ कैंडिडेट सजेस्ट कीजिए, तो ऐसा कोई सजेस्टेड कैंडिडेट हो जो आइडियल पॉलिटिक्स की अवधारणा लोग समझते हैं। वो तो स्ट्रेटजी के लिए कितना पैसा मिलता था, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, ये एग्जैक्ट अमाउंट तो किसी को नहीं पता रहता आप नहीं है। बताएंगे, चलिए हाँ छोड़िए, हाँ, रहने लेकिन दीजिए। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट वो रहता है कहीं पैसा भी। उन्हें भाजपा ने दिया हो, राजद ने दिया हो, जदयू ने दिया हो, किसी ने दिया हो, स्टालिन ने दिया हो, वो पैसा हमारे आपकी जेब से निकल कर जाता है, घूम घाम करके अंत में स्ट्रेटजिस्ट के पास पहुंचता है। जी जी। वो सब पैसा हमारी जेब से जाता हाँ है। हाँ, वो कौन जनता का अपना पैसा पैदा रहता है। करता है? जनता का कोई, पैसा है। हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने यहाँ थोड़ी कोई कोई नहीं, इंटरप्राइज चलाती है। ना, कोई नहीं। वो तो टैक्स पेयर का पैसा जिस भी तरह से हो, वो आता है उनके पास, रिश्वत से आए, कमीशन से आए, जैसे भी हो। चलिए, बैक हाँ टू योर रिसर्च। आपने रिसर्च किया होगा, गरीबी है, ये तो आपने मान लिया, ये तो वर्ल्ड बैंक वालों ने भी आपसे कहा कि नहीं, पूरी गरीबी है। पूरी दुनिया, हाँ। आपने क्या सजेशन दिया कि गरीबी कैसे जाएगी? नहीं, गरीबी के लिए हम लोगों के कई एक सजेशंस थे। एक तो था कि जो ग्रामीण इलाके हैं, बिहार में एग्रीकल्चर एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और बिहार के लगभग 77% लोग जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी पे जिंदा हैं, और ग्रामीण व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको, और गरीबी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के बीच में है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेंट्रिक इकोनॉमी जो है उसमें तेज़ी से चेंज हो। हमारे यहाँ अभी जो एग्रीकल्चर है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, कि हम खेती करते हैं, भोजन कर हो गया। कुछ सब पहले होता था, हम लोग पूर्वजों की शादी ब्याह का कुछ थोड़ा बहुत खर्च निकल गया, और अगर उसमें भी अगर कुछ पैसे घटते थे तो लोग ज़मीन बेच करके पूरा कर लेते थे, कोई बड़ा शादी ब्याह या कोई इम्पोर्टेंट काम हुआ। एग्रीकल्चर की हमारी इकोनॉमी ये नहीं थी कि कोई सरप्लस पैसा क्रिएट हो जिससे कुछ बड़ा काम कर पाए, जिससे आपकी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन हो। वो बिहार का एग्रीकल्चर नहीं आज तक रहा। देश के कुछ प्रांतों में मुझे हुआ, याद पंजाब है, में। आप तो आधुनिक फार्मर भी हैं, आप खुद ही अपना फार्म रखते हैं, और जी। नई तरह की खेती भी आप करते हैं। तो नहीं, ये एक शिफ्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आपका बिहार, कितना, 35 एकड़ का, कितने एकड़ का 30 एकड़ का मेरा 30 एक एकड़ फार्म का है है। चलिए, समस्तीपुर में। तो आपके पड़ोसी हैं, उन्होंने 250 एकड़ का शायद किया हुआ है ना, हाँ, सुधांशु जी ने? सुधांशु जी का काफ़ी मॉडर्न फार्म है, बल्कि बिहार के वो सबसे समृद्ध फार्मर हैं। और सुधांशु जी के कोई मित्र अगर अ, हमारी आपकी बात सुन रहे हो तो जरा सुधांशु जी नहीं, उनका फार्म से देखने भी, लायक है, और बिहार के लोगों को गर्व होना तो चाहिए। कम से कम सुधांशु जी को हम यहाँ अ, बुलाने की कोशिश करें, हमें उनका अता पता दिया जी जाए। जी जी, मैं हम बिल्कुल दे दूंगा। उनसे कहिए कि वो आए और थोड़ा बताएं, बिहार अ, को ऊपर लाएं।
सुनते हैं बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी समय निकाले तो। नहीं नहीं, वो व्यस्त रहते हैं और सामाजिक चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेकिन भी जिसके रखते हैं। पास 2 एकड़ है, वो आपके वाला फार्म कहाँ से हाँ, बनाएगा? आपने जो सही सवाल किया अभी कि बिहार में इस तरह के फार्मर जो है ना, वो तो गिने चुने हैं। तो सुधांशु जी या इस तरह के जो फार्मर हैं वो काउंटेबल है, उनको आप उंगली पर गिन सकते हैं। बिहार में जो एक बड़ी संख्या है फार्मर्स की, जो करोड़ों में है, तो वो संख्या जो फार्मर की है, उनका तो पर कैपिटा जो लैंड होल्डिंग है बिहार में देश में सबसे कम है। यहाँ तो फार्मर के पास जो है वो लगभग 90% हमारे फार्मर हैं, उससे ज़्यादा वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। मैंने बीपीएल में है। हाँ, मतलब उनकी फार्म साइज इतनी छोटी है कि जिस पर कोई कमर्शियली वायबल एक फार्मिंग हो ही नहीं सकती है। अगर 2 बीघा 3 बीघा में अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप वो क्या पहनेंगे क्या निचोड़ेंगे वाली वही बात है। वाली बात है। हाँ, तो जहाँ आप ट्रैक्टर घुस ही नहीं पाएगा जिस खेत में, उसमें आप क्या ट्रैक्टर चला नहीं, देंगे? उसमें मॉडर्न कोई कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आउटपुट आपको इतना मिलेगा जिसमें किसी तरह से आप सरवाइव कीजिएगा। न उसमें आप कोई बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट आपको कर लगता सकते है हैं। कि नेताओं में और मंत्रियों में इतना है भेजे में ताकत कि वो इनके लिए कुछ कर सकें? वो तो केवल वोट लेना जानते हैं। नहीं, बिहार का दुर्भाग्य है कि मैं तो एक लंबे समय से पटना में हूँ, बिहार में हूँ। बिहार में अभी जो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि स्टेट पॉलिटिक्स में जितने लीडर्स हैं आज के दिन में, शायद 2 4 को छोड़ दीजिए अगर एक्सेप्शंस, बाकी लीडर्स के पास न डेवलपमेंट का कोई विज़न है, न समझदारी है, न ब्लूप्रिंट है, और न कोई उनमें व्यग्रता और उत्सुकता है कि कुछ लोगों से हम मिलें जुलें, कुछ बिहार के लिए कुछ करें। आपकी तरफ से मैं ही फिर से कह देता हूँ, एक बार आप भी कह दीजिए, मौसम टिकट देने का है। प्लीज मौसम ऐसों को टिकट मत दीजिए जो इस लायक नहीं है कि वो बिहार को बेहतर कर सकें। जी, मेरी भी गुजारिश आप लोगों से है कि इस चुनाव को आप इस मोड में लें कि बिहार में एक परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन की शुरुआत वहीं से शुरू होगी जब आप किसी अच्छे कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे और समाज में जागृति भी आ जाएगी कि लोग अच्छे कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड सप्लाई साइड को ध्यान में रखेंगे, तो डिमांड अगर आप करेंगे तो सप्लाई साइड से जो है अच्छे कैंडिडेट की व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टियों में। तो पॉलिटिकल पार्टियों को आप अकाउंटेबल बनाइए, इस चुनाव में ये मौका है, ज़रूर बनाइए।